तो फ्रेंड्स वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। एनसीईआरटी क्लास 8th की हिस्ट्री देख रहे थे। ये इसका चैप्टर नंबर 8 है और लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन होना स्टार्ट हुआ था 1870 से। ठीक है, और उसके बाद में 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए, जितना भी विरोध हुआ, जितना भी प्रदर्शन हुआ, जितने भी राजनीतिक पार्टियां बने, ठीक है, संगठन बने, वो सभी ब्यौरा इस लेसन में दिया गया है। तो ये तो आप देख ही सकते हैं कि अगर 1870 से 1947 तक की सारी घटनाएं बताएंगे, सारे आंदोलन बताएंगे, तो ये लेसन बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपने जो आज तक पढ़ा होगा कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग से पढ़ते हैं, या दांडी मार्च वगैरह अलग से पढ़ते हैं, या असहयोग पढ़ते हैं, उन सब का निचोड़ ये लेसन है। मुझे भी ये लेसन पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वन बाय वन जितने भी स्टेप बाय स्टेप घटनाएं हुई हैं, बड़ा सरलता से इसमें वर्णन किया गया है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 8th के स्टूडेंट्स के लिए तो यूजफुल है ही है। साथ में प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में ये टॉपिक जरूर आते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। ठीक है, तो गांधी जी से संबंधित सभी आंदोलन, 1870 से 47 तक हमें आज़ादी कैसे मिल रही है, सभी संगठनों का, सभी बातों का बड़ा शानदार और सरल भाषा में एनसीईआरटी ने बड़ा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ईजी सा किया है। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये लेसन थोड़ा बड़ा है तो ये 2 पार्ट में पूरा होगा दोस्तों। आज ये फर्स्ट पार्ट है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक बार देखिए, एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके लेसन। अब सबसे पहले देखेंगे कक्षा 8 की हिस्ट्री इस लेसन के साथ समाप्त हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसी लग रही है, ये नोट्स कैसे लग रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। बाकी एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने बिल्कुल कतई नहीं छोड़ा है। आप मेज करके चाहे ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखो, ये पार्ट फर्स्ट तो है ही। तो 1870 से 1947 तक के जितनी भी घटनाएं हैं वो देखेंगे। अब पिछले हमने 7 लेसन पढ़े हैं, उनमें हमने क्या देखा। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चे हैं, उनको अगर गवर्नमेंट हिस्ट्री पढ़ा रही है तो नेचुरल है उनको स्टेप बाय स्टेप ये जो है नॉलेज देती जाती है। ठीक है, तो इन 7 लेसन्स में हमने ये सब देखा। ठीक है, कैसे भारत में अंग्रेज आ गए, नए कानून बना दिए, अपना प्रशासन लगा दिया, किसानों आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया, महिलाओं की स्थिति कितनी संघर्षपूर्ण थी, जाति व्यवस्था और उसमें सुधार के क्या काम किए, सामाजिक और धार्मिक सुधार के क्या काम किए, 1857 का विद्रोह हुआ और उसके बाद की स्थितियाँ कैसी हो गई, हस्तकला और उद्योगों का पतन हो गया। ठीक है, तो इन प्रक्रियाओं से गुजरते गुजरते अब 1870 से 1947 तक हमें आज़ादी कैसे मिली, अब इस लेसन में हम कंप्लीट देखेंगे। ये रीडिंग के लिए है तो थोड़ा जल्दी से रीडिंग लगा लीजिए आप लोग। देखिए इसमें कि कैसे भारत के लोग अंग्रेजों के शासन से असंतुष्ट थे। ठीक है, भारतीयों को रियलाइज होने लग गया था कि भारत की जनता का है, चाहे वो किसी भी जाति की हो जनता, वर्ग की हो, भाषा की हो, पंथ की हो, जेंडर की हो, तो भाई भारत तो हमारा है। अंग्रेज ऐसी फीलिंग आने लग गई भारतीयों में। अंग्रेज भारतीयों और संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। जब तक ये है नियंत्रण खत्म नहीं होता है, तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता है। तो ये भावना भारतीयों में आने लग गई थी। तो इसको कहते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग, राष्ट्रवाद की फीलिंग, देश प्रेम की फीलिंग। अब ऐसी भावनाएं, विरोध की भावनाएं, अंग्रेजी शासन की विरोधी भावनाएं जनता में आ तो गई थी, लेकिन कोई ना कोई संगठन तो चाहिए था। तो देखिए राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। राष्ट्रवाद का उदय उस फीलिंग के साथ तो हो ही गया। राष्ट्रवाद की ये चेतना 1870 से 1880 के दशक में गठित संगठनों द्वारा स्पष्ट रूप व्यक्त की जाने लगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी जो इस फीलिंग्स को अंग्रेजों तक पहुंचाने का काम कर रही थी कि भारत हमारा है। ठीक है, तो कौन सी बनी? पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो ये सभी संगठन मिलकर प्रयास कर रहे थे कि भारतीय जनता को अपने फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। भारतीय जनता संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु का मतलब बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता, अपना निर्णय लेने की क्षमता, अपने जो है डिसीजंस लेने के लिए हम स्वतंत्र हो
तो वो संप्रभु होता है। ठीक है, तो 1870 से 1880 की बात कर रहे हैं हम। तो इस दशक में भारतीयों में अत्यधिक असंतोष उत्पन्न हो गया था। अब वो असंतोष क्यों उत्पन्न हो गया था, तो 2-3 ऐसे एक्ट इन्होंने पारित कर दिए थे अंग्रेजों ने, जिससे जो है जो जनता थी वो अग्रेसिव हो गई थी और इनका विरोध करने लग गई थी। तो देखिए, सबसे पहले आर्म्स एक्ट लगा दिया। ठीक है, आर्म्स एक्ट 1878 में आया था। इसमें क्या था, भारतीय अब हथियार नहीं रख सकेंगे, ऐसा इन्होंने एक्ट लगा दिया कि भारतीय अब अपना हथियार नहीं रख सकेंगे। ठीक है, तो जनता में इसका विरोध था। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया, ये भी 1878 में ही आया फ्रेंड्स। अब इसमें क्या था कि यदि किसी अखबार में सरकार विरोधी कोई भी बात छपती है, अंग्रेजी सरकार के विरोधी कोई भी बात छपती है, तो हम उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी की सारी संपत्ति को सीज कर देंगे। ऐसा प्रावधान आ गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। ठीक है, फिर इल्बर्ट बिल आ गया 1883 में, 1883 में इल्बर्ट बिल आ गया। ये क्या कह रहा है कि भारतीय जज भी अंग्रेजों पर मुकदमे चला सकते हैं, जिससे अंग्रेजों और भारतीयों में समानता स्थापित हो। ठीक है, तो ये जनता ऐसे इनसे आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनसे अग्रेसिव हो गई थी। तो ये लोग क्या करें, यहाँ पर जनता विरोध में आ गई, तो इल्बर्ट बिल लेके आए। और इल्बर्ट बिल में क्या बात कही इन्होंने कि भारतीय जज भी अब अंग्रेजों का केस लड़ सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं। इस इल्बर्ट बिल का अंग्रेजों ने विरोध किया। वो क्या चाहते थे कि अंग्रेज जज भारतीयों का मुकदमा लड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय जज अंग्रेजों का मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। तो अंग्रेजों ने विरोध किया, बिल वापस लिया गया और उसमें संशोधन हुआ। अब ये प्रक्रिया भारतीय देख रहे हैं कि बिल आ रहा है, अंग्रेज खुद इसका विरोध कर रहे हैं खुद के पक्ष में लाने के लिए, और इसका संशोधन भी हो रहा है विरोध से। तो देखिए, वहाँ पर इनका दिमाग काम करना शुरू हो रहा है। राष्ट्रवाद की फीलिंग इनमें भी आ रही है कि भाई ये फैसले ले रहे हैं और उनकी पालना हम कर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों के खिलाफ एक फैसला लिया गया, भारतीयों के पक्ष में एक फैसला लिया गया, उसका इस तरीके से इन्होंने संशोधन करवा दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, भारतीय और यूरोपीय दोनों मामलों की सुनवाई, ये बिल की बात हो रही है कि भारतीय और यूरोपीय दोनों मामलों की सुनवाई करेंगे, लेकिन जूरी में आधे सदस्यों का यूरोपीय होना जरूरी था। ये संशोधन में हुआ था दोस्तों कि अब क्या इन्होंने विरोध किया, तो अब इन्होंने क्या किया, यूरोपीय को भी शामिल कर लिया कि दोनों ही जज करेंगे, दोनों ही मुकदमे लड़ेंगे, लेकिन जूरी में आधे सदस्य यूरोपीय होना जरूरी है। ठीक है, अपने पक्ष में ले गए इसको। तो इन घटनाओं से अंग्रेजों के रवैयों का पता चला जनता को। ठीक है, अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इन्होंने बड़े एक संगठन की जरूरत समझी। तो कौन कौन से बिल आए, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल। ठीक है, इनको देखकर जनता में भी एक जरूरत महसूस की जाने लगी। तो इसके फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 में हुई, बम्बई में हुई थी दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। 72 प्रतिनिधि थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शुरुआती कितने प्रतिनिधि थे, 72 प्रतिनिधि थे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है बम्बई का, वहां पर हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, अध्यक्षता किसने की, A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, ये अंग्रेज ऑफिसर थे, तो ये A.O. ह्यूम ने की थी। अब प्रारंभिक नेता, तो प्रारंभिक नेता वैसे तो देखो 72 प्रतिनिधि है, लेकिन मुख्य नेता दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी। ठीक है, W.C. बनर्जी का मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये इंग्लिश में लिखती है, हिंदी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, इस प्रकार ये मुख्य नेता थे। इनमें से जो दादा भाई नौरोजी हैं वो व्यवसायी थे और प्रचारक भी थे, लंदन में रहते थे और ब्रिटिश संसद के ये सदस्य भी रहे थे, तो इनको काफ़ी अनुभव था। और A.O. ह्यूम की बात करें तो ये सेवानिवृत्त रिटायर ब्रिटिश अफसर थे। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने का जो है भूमिका निभाई थी। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों में एकता लाने का इन्होंने काम किया था, इसलिए कांग्रेस का अध्यक्ष इनको ही बनाया गया। यहाँ दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक की बात कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें क्या थी, अंग्रेजी शासन के आर्थिक परिणामों की इन्होंने आलोचना की थी कि अंग्रेजी शासन किस प्रकार से जो है आर्थिक नुकसान करता जा रहा है भारत का। तो ये दादा भाई नौरोजी ने अपने बुक के माध्यम से ये बताया था। तो ये हो गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
नेक्स्ट टॉपिक है उभरता हुआ राष्ट्र, राष्ट्र निर्माण की ओर। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण की ओर कदम बढ़ाएगी कांग्रेस। तो शुरुआती काम क्या रहे इसके ये देखेंगे। शुरुआती 20 वर्षों में कांग्रेस ने प्रशासन में भारतीयों की मांग की। ठीक है, प्रशासन में भारतीय होने चाहिए, इसकी शुरुआती 20 सालों में ये मांग रही। विधान परिषदों और उच्च पदों पर अधिक से अधिक भारतीय होने चाहिए। फिर इन्होंने कहा प्रशासन के भारतीयकरण की मांग की। नस्लवाद के खिलाफ थी क्योंकि अधिकांश महत्वपूर्ण नौकरियों पर अंग्रेज थे। तो ये जो इन्होंने ये भारतीयकरण की मांग की है ना, कि भाई सरकार का जो प्रशासन है उसमें अधिक से अधिक भारतीय होने चाहिए। इन्होंने ये जो मांग की है वो नस्लवाद के खिलाफ थी, क्योंकि नस्लवाद भी तो वही है, गोरे और कालों का जो फर्क खत्म करना, समानता लाना। तो यहाँ पर भी समानता लाओ। ठीक है, सभी ऊंची उपाधियों और प्रशासन पर कौन बैठे हैं? गोरे बैठे हैं, अंग्रेज बैठे हैं, तो हमारे भारतीयों को भी लो। भारतीयकरण से भारत का पैसा भारत में ही रुकेगा, ये इनकी इच्छा थी। सिविल सेवा परीक्षा लंदन में आप आयोजित करवाते हो तो भारत में भी आयोजित कीजिए, ये कांग्रेस की मांग थी। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, ये एक नहीं रहनी चाहिए। फिर आर्म्स एक्ट है उसको निरस्त कर दो। आर्म्स एक्ट के तहत कोई भारतीय हथियार ही नहीं रख सकता, तो इसको निरस्त कर दो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दो, लगान कम दो, फौजी खर्चों में कटौती करो, नमक कर बंद करो, सिंचाई के लिए अनुदान दो। विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ हो रहे बर्ताव और वन प्रशासन के दखल से आदिवासी जीवन पर प्रभाव के प्रस्ताव भी इसने कई बार पारित किए। तो ये शुरुआती काम थे कांग्रेस के। इस प्रकार संपन्न वर्ग की संख्या होते हुए भी कांग्रेस प्रत्येक वर्ग के हक के लिए लड़ रही थी। आपने पिछले लेसन्स में देखा था कि कई आदिवासी नेता थे, उन्होंने कांग्रेस को संपन्न वर्ग की एक संस्था कह दिया था। तो कांग्रेस के इन कार्यों से यहाँ ये कहा जा रहा है कि संपन्न वर्ग की संस्था थी, सभी पढ़े लिखे थे, सभी हाई क्लास के लोग थे यहाँ पर, लेकिन वो लड़ जो है लोअर क्लास तक के लिए भी थे। ठीक है, लड़ाई उनके लिए भी कर रहे थे, अधिकारों की मांग उनके लिए भी कर रहे थे, देश की स्वतंत्रता के साथ साथ। ठीक है, इसके बाद में देखिए मध्यम मार्गी या उदारवादी। देखो कांग्रेस में दो धड़े हो जाते हैं, एक तो नरम दल और गरम दल, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब जैसे गरम दल में कौन थे? लाल बाल पाल, और नरम दल में ये महात्मा गांधी, नेहरू जी वगैरह थे। ठीक है, तो इनको उदारवादी और मध्यम मार्गी भी माना जाता है। ठीक है, नरम दल को। तो जो प्रार्थनाओं में, हड़तालों में, शांतिपूर्ण जो है धरने में, इनमें विश्वास करते हैं, ये उदारवादी हो गए। ठीक है, जो क्रांतिकारी विचारों में विश्वास करते हैं वो उग्र धारा वाले हो गए, लाल बाल पाल। ठीक है, तो मध्यम मार्गी या उदारवादियों ने लेख लिखे, अखबार निकाले, बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन देश की बर्बादी कर रहा है, जनता तक पहुंचाई ये बात। उन्हें लगा अंग्रेज न्याय व स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, अतः भारतीयों की न्यायपूर्ण मांगों को स्वीकार कर लेंगे। ये किसका मानना था? ये नरम दल को मानना था, मध्यम मार्गी या उदारवादियों का मानना था कि ये जो अंग्रेज है पढ़े लिखे हैं, न्याय स्वतंत्रता का आदर करते हैं, तो हमारी भी न्यायपूर्ण बातों को ये लोग मान लेंगे। अब है गरम दल के नेता। तो देखिए तिलक का स्टेटमेंट तो बहुत फेमस है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। तो बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो उदारवादियों की निवेदन की जो राजनीति थी ना, जो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये निवेदन की राजनीति कहा है इस बात को। तो उदारवादियों की जो निवेदन की राजनीति का विरोध किया इन्होंने, ये आमूल परिवर्तनवादी या क्रांतिकारी नेता थे। आमूल परिवर्तनवादी मतलब तुरंत चेंज हो। ठीक है, ऐसी सोच रखने वाले कट्टरपंथी कह सकते हैं इनको। तथा आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों के महत्व पर इन्होंने भी जोर दिया था। इनके अनुसार लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए। ये कौन मानते थे? ये गरम दल के नेता मानते थे। बाल गंगाधर तिलक ने अखबार निकाले थे, केसरी और मराठा। ठीक है, तो केसरी मराठी अखबार था, ये बाल गंगाधर तिलक के थे। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट घटना है कि जैसे कांग्रेस का गठन हो गया। ठीक है, अब कांग्रेस के गठन के बाद में कांग्रेस के काम बता दिए, फिर कांग्रेस के जो दो धड़े हो गए, गरम दल और नरम दल, उन नेताओं की सोच बता दी। ठीक है, उनकी प्रतिक्रिया बता दी। अब नेक्स्ट 1905 आ गया। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो घटनाएं हैं, बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। तो बंगाल हुआ करता था ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत, तो इसको दो भागों में विभाजित कर दिया 1905 में कर्जन ने। और किसका हवाला दिया? प्रशासनिक सुविधा का। प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल को दो भागों में बांट रहे हैं। अंग्रेजों ने प्रांत से गैर बंगाल क्षेत्रों को हटाने के बजाय पूर्वी बंगाल को अलग करके असम में मिला दिया। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया भी था
कि भाई बंगाल के 2 हिस्से तो किए हैं, तो पूरी बंगाल को अलग करके किस में मिला दिया? तो पूरी बंगाल को अलग करके इन लोगों ने असम में मिला दिया, ठीक है। उदारवादी और कट्टरपंथी दोनों ने बंगाल जो विभाजन हुआ, बंग भंग हुआ, उसका विरोध किया। बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इस बंगाल विभाजन के बाद में ही हुई थी। ये स्वदेशी आंदोलन बंगाल और डेल्टाई आंध्र में सबसे अधिक मजबूत था। आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन को, ये जो स्वदेशी आंदोलन, देखिए स्वदेशी आंदोलन किसके फलस्वरूप चला था? बंग भंग के फलस्वरूप चला था, ठीक है। और इस स्वदेशी आंदोलन को ही जो आंध्र का डेल्टाई क्षेत्र था उसको, उसमें वंदे मातरम आंदोलन का नाम दिया गया। ये मैंने कम्युनिटी में भी डाला था क्वेश्चंस। लाला लाजपत राय आर्य समाज के भी एक सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। स्वदेशी आंदोलन से स्व सहायता, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है ना बंगाल विभाजन के विरोध में, तो स्वदेशी आंदोलन से स्व सहायता, स्वदेशी उद्यम, भारतीय भाषा, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। अब स्वदेशी आंदोलन का मतलब हर चीज में, हर प्रकार से स्व को अपनाना, अपने देश में बनी हुई चीज यूज करेंगे, अपने देश की शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने हेतु क्रांतिकारी हिंसा के भी समर्थक थे कि भाई ब्रिटिश शासन तभी खत्म हो सकता है जब क्रांतिकारी हिंसा यहाँ की जाएगी। तो ये हो गया लाल बाल पाल और स्वदेशी मूवमेंट और बंग भंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? 1906 आ जाता है। तो 1906 में देखो मुसलमान थोड़े से अलग हो गए यहाँ पर स्वदेशी के बाद में, बंग भंग के बाद में। और एक्चुअल में इनका टारगेट भी इनका अंग्रेजों का टारगेट भी यही था बंग भंग में, कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाना, और रिजल्ट इनके पक्ष में ही रहा। 1906 में मुसलमानों ने जमींदारों, जो मुस्लिम जमींदार और नवाब थे, इन्होंने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कर लिया, ठीक है। ये हिंदुओं से अलग हो गए, इन्होंने अपना इंटरेस्ट अलग रख लिया 1906 में। इस एसोसिएशन के थ्रू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में, इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। देखिए इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और रेस्ट ने, सभी ने, अब देखिए इस लीग में कौन थे? मुस्लिम, और सभी हिंदुओं ने और कांग्रेस ने, सभी ने मिलकर बंगाल विभाजन का विरोध किया और ये अंग्रेजों के समर्थन में चले गए। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहती थी। ये चाहती थी कि ये अंग्रेजों का समर्थन करके कि भाई हमारे निर्वाचन क्षेत्र अलग दे दिए जाए मुसलमानों के, और अंग्रेजों ने इस फूट को और बढ़ा दिया। 1909 में इनका पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार भी कर लिया, ठीक है। तो 1906 में लीग बन रही है और 1909 में इसको अपने हित में लेकर आ जाती है ब्रिटिश राज को। 1909 में ये मान लिया जाता है कि भाई निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के अलग होंगे। तो इससे भी जो है गांधी जी को बड़ा दुख हुआ था। अब देखिए ये जो देखिए गांधी जी काफ़ी समय बाद में अपने भारत में लौटे थे, ठीक है। लेकिन जो ये सिचुएशन बनी हुई थी ना कि ये जो अलग निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों ने अपने बनवा लिए थे, इससे गांधी जी बड़े अपसेट हुए थे, ठीक है। इसका उन्होंने जमकर विरोध भी किया था, क्योंकि भारत सभी का है ना, किसी का पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं हो सकता किसी धर्म विशेष का। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। देखिए 1905 में हमने देखा बंग भंग हो गया, है ना, और किस प्रकार से उसका विरोध हुआ, स्वदेशी मूवमेंट चला और ये मुसलमान इस बंग भंग के सपोर्ट में आ गए। 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग बना ली, 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित करवा लिए। 1907 में क्या होता है? देखो कांग्रेस में वैसे भी नरम दल और गरम दल दोनों प्रकार के नेता चल रहे थे। आधे तो विश्वास कर रहे थे रिक्वेस्ट की राजनीति में, आधे विश्वास कर रहे थे क्रांति की राजनीति में। तो नेचुरल है वहाँ पर थोड़ी असमंजस की स्थिति हो गई। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व हो गया। अब विभाजन हुआ तो जो क्रांतिकारी थे वो बाहर निकल गए और उदारवादी वहाँ पर हावी हो गए, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम कर रहे थे। 1915 में कांग्रेस फिर से एक हो गई। तो 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो भागों में बट जाती है और 1915 में वापस एक हो जाती है। अब देखिए वापस हिंदू और मुसलमानों को साथ लाने का प्रयास किया जाता है लखनऊ समझौते में। तो लखनऊ समझौता किस किस के बीच में हुआ? कांग्रेस के और मुस्लिम लीग। अब 1906 में मुस्लिम लीग तो अलग हो गई, मतलब मुसलमान अलग हो गए, ठीक है। अब रेस्ट हिंदू अलग हो गए, कांग्रेस अलग हो गई। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दोनों को एक साथ लाया गया लखनऊ समझौते में। तो ये लखनऊ समझौता याद रखिएगा। इसमें क्या बात हुई? दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया। किसके लिए? प्रतिनिधि सरकार बनाने के लिए दोनों ही जो है संगठन मिलकर काम करेंगे। ये बात हुई लखनऊ समझौते में।
जैसे ही ये डिटेल आए तो प्लीज़ आप घबराइए नहीं, इसको थोड़ा रीडिंग लगा लीजिए मन लगाकर। इससे ही नेक्स्ट टॉपिक की ये कड़ी बन जाती है, ठीक है? इससे अपना जो है टॉपिक ईज़ी से समझ में आने लग जाता है। तो ओनली रीडिंग के लिए है ये। 1919 के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ, देखो यहाँ तक हो गया, लखनऊ समझौते में वापस एक हो गए। अब 1919 के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन में बदल गया, ठीक है? अब जनता भी इस संघर्ष, अब तक तो कांग्रेस ही लड़ रही थी, ठीक है? नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग, यही सिचुएशन हो रही थी। अब क्या, जनता भी इसमें भाग लेने लगी। किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं सभी इसको समर्थन देने लगे। पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का रक्षा व्यय बढ़ गया। पहले विश्व युद्ध में जो अंग्रेज सरकार है, अब उसने सेना पर खर्च किया तो रक्षा व्यय बढ़ गया। इसकी पूर्ति के लिए कर बढ़ा दिए इसने भारतीयों पर। सैनिक व्यय और युद्ध की आपूर्ति की वजह से जरूरी चीजों की कीमतों में भारी उछाल आ गया भारत में, जिससे आम जनता पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक तो सिचुएशन ये हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। अब दूसरी ओर क्या हुआ, युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं बहुत ज़्यादा इनको काम में आई, जैसे कपड़ा, दवाई, जूते, औजार, पटरियाँ, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में। तो इनकी मांग बढ़ने लगी, कपड़े, दवाई, जूते, औजार, पटरियाँ। इनकी मांग बढ़ने से क्या हुआ, उद्योगों का विकास भी हुआ। तो एक प्लस पॉइंट भी हुआ और एक माइनस पॉइंट भी हुआ कि भाई भारी जो कीमतों की वजह से, महंगाई की वजह से एक तो हाहाकार मच गया, ठीक है, भारत में रक्षा व्यय बढ़ने से, और एक इन चीज़ों की मांग होने से उद्योगों का अच्छा विकास हुआ। जैसे कपड़ा उद्योग का, दवाई उद्योग का, जूतों, औजारों का, पटरियों का, लोहे का, इनका काफ़ी विकास हुआ। युद्ध में सेना बढ़ाने के लिए सिपाही भर्ती के लिए दबाव डाला गया। अब देखिए, किसी विदेशी युद्ध के लिए जो है भारतीयों को उसमें झोंक दिया गया, तो गाँव पर में जाकर सैनिकों के लिए दबाव डाला गया, सैनिक भर्ती के लिए। विदेशी युद्ध में भारतीयों को भेजा गया, युद्ध से लौटे सिपाही अब भेजा गया, तो ये जो युद्ध से कुछ जो सिपाही जैसे जो वहीं शहीद हो गए, वो तो नहीं, लेकिन जो बचकर आ गए, ठीक है, तो उन्होंने अपना जो अनुभव दिया उसमें इन्होंने क्या कहा कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का शोषण कर रही है, कि ये जो साम्राज्यवादी शक्तियां है ना, ये ब्रिटेन, तो ये एशिया और अफ्रीका के लोगों को जो है शोषण कर रही है, ये बात इन्होंने बताई आके। अब क्या हो, उसका नतीजा क्या निकला, अब पहले किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी सब तो समर्थन में थे ही जनता में, अब फलस्वरूप ये वर्ग भी, जो सैनिक वर्ग भी है, वो भी इसके समर्थन में आ गया, ठीक है। फिर लास्ट में क्या हुआ, 1917 में रूस में क्रांति हो गई। रूस में क्रांति कब हुई, 1917 में। इससे किसानों और मजदूरों के संघर्ष का समाचार और साम्राज्यवादी विचार बड़े पैमाने पर फैले। अब वहां पर भी किसानों और मजदूरों की जीत हुई थी, रूस में भी 1917 में। जब ये बात चारों तरफ फैली देश में, तो भारतीयों को भी कहीं ना कहीं ये प्रेरणा मिली, कहीं ना कहीं उनका भी आत्मसंचार हुआ कि किसानों और मजदूरों की अगर रूस में जीत हो सकती है, तो हम भी अंग्रेजों से, ब्रिटेन से हमारा देश वापस ले सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से जो सामान्य जनता है वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गई। अब महात्मा गांधी आते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी नस्लभेद के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे, अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी, उनका खूब रिस्पेक्ट किया जाता था गांधी जी का, क्योंकि वहाँ सफल नस्लभेद के खिलाफ उन्होंने अहिंसक आंदोलन चलाया था गांधी जी ने। गांधी जी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया, ठीक है। उनके शुरुआती आंदोलनों में, तो सबसे पहले देखो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महात्मा गांधी का शुरुआती आंदोलन कौन से थे। हम सीधा सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन ले लेते हैं, तो देखिए इनके छोटे छोटे प्रयोग थे ये आंदोलनों के, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ, अभी 1915 में तो आए। एक साल इन्होंने पूरे भारत का दौरा किया 1916 में। 1917 में इन्होंने चंपारण का सत्याग्रह कर दिया। ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। इसके बाद ही महात्मा की उपाधि भी मिली थी चंपारण के बाद में ही इनको। और एक कपड़े पर गुजर बसर करने का निर्णय लिया था गांधी जी ने पहले अपने इस आंदोलन के बाद में, इस सत्याग्रह के बाद में, चंपारण के बाद में, 1917 में हुआ था। बाकी ये खेड़ा और अहमदाबाद हुए 1918 में हुए, ठीक है। खेड़ा दूसरा था इनका सत्याग्रह 1918, और अहमदाबाद ये तीसरा था 1918 में, ठीक है। और पहली भूख हड़ताल यहाँ अहमदाबाद में की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल किस सत्याग्रह में की थी, तो इस अहमदाबाद सत्याग्रह में की थी। अब नेक्स्ट देखेंगे 1919 से 1922 तक आंदोलन। देखिए गांधी जी आ गए दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, इसके बाद में उन्होंने ये 3 आंदोलन चला लिए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ठीक है। और अहमदाबाद में पहली भूख हड़ताल इन्होंने की थी। अब एक कपड़े पर ही गुजर बसर करने का इन्होंने
जो है प्रण किया था चंपारण में, ठीक है, चंपारण जो सत्याग्रह किया उन्होंने इसमें। अब इसके बाद में 1919 से 1922 तक का जो घटनाक्रम है वो देखेंगे। अब क्या होता है, 1919 में रोलेट एक्ट आता है, ठीक है, तो रोलेट एक्ट आता है। अब रोलेट एक्ट क्या था ये मैंने यहाँ लिखा है। रोलेट एक्ट क्या था, पुलिस बिना किसी कारण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। अब इसका क्या उद्देश्य है रोलेट एक्ट का, राष्ट्रवादी जो उभार है, भाई इधर से गांधी जी आ गए, कांग्रेस की कोशिशें चल रही है ना, और साइमन कमीशन का किस तरीके से विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन चला, तो इन सभी घटनाओं से अंग्रेजों को भय तो हुआ ही था कि ये राष्ट्रवादी उभार आ रहा है, राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र भक्ति आ रही है लोगों में। तो ये राष्ट्रवादी उभार को रोकने का प्रयत्न किया इन्होंने रोलेट एक्ट पारित करके 1919 में, ठीक है। अब इसमें देखिए रोलेट एक्ट में, तो रोलेट एक्ट 1919 ये रोलेट एक्ट ही था जिसमें गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा में ला खड़ा कर दिया। अभी तक देखिए हमने गांधी जी ने 3 आंदोलन कर लिए यहाँ पे, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, उसके बावजूद भी गांधी जी की जो और भी इंटरनेशनल लेवल पर जो ख्याति उभर के आई, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो मुख्य धारा में जुड़ने का काम किया था रोलेट सत्याग्रह ने, ये याद कीजिएगा। हम जनरली वो लगा देते हैं कि पहला उन्होंने चंपारण किया था, खेड़ा किया था, नहीं, रोलेट सत्याग्रह से ये मुख्य धारा में जुड़ गए थे, स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा में, ठीक है। और यहीं से गांधी युग की शुरुआत भी मानी जाती है रोलेट सत्याग्रह से। महात्मा गांधी, जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, अतः रोलेट एक्ट को शैतान की करतूत व निरंकुशवादी कानून बताया। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है कि शैतान की करतूत और निरंकुशवादी कानून किसे बताया, रोलेट एक्ट को बताया। किसने, महात्मा गांधी, जिन्ना और अन्य नेताओं ने, ठीक है। अब गांधी जी ने इसके विरुद्ध आह्वान किया, तो गांधी जी के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस तथा अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया। अहिंसक विरोध दिवस और अपमान व याचना दिवस कब मनाया गया, 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। ये आप ध्यान रखिएगा कि पहला अखिल भारतीय संघर्ष कौन सा था, रोलेट सत्याग्रह है जो है आंदोलन, ठीक है। तो ये 6 अप्रैल 1919 को इन्होंने अपना अपमान और याचना दिवस मनाया और ये रोलेट सत्याग्रह हुआ। रोलेट सत्याग्रह के खिलाफ सभाएं, हड़तालें हुई, सभी भारतीय एकजुट होकर लड़े, ठीक है, रोलेट सत्याग्रह में। तो इसके विरुद्ध जो जलियांवाला बाग में एक मीटिंग कर रहे थे, वहाँ गांधी जी लीडिंग के लिए जाने वाले थे, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ रोलेट सत्याग्रह के विरुद्ध ही वहाँ पर जो है सभा आयोजित की गई थी जलियांवाला बाग में, ठीक है। वहाँ पर जनरल डायर एंटर कर जाता है और असंख्य लोगों की मौत हो जाती है वहाँ पर। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। तो इस पर अपनी पीड़ा और दुख जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। किसने लौटाई, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अब नाइटहुड क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो नाइटहुड ब्रिटिश ताज की तरफ से व्यक्तिगत सफलता व जन सेवा के लिए एक उपाधि दी जाती थी, उसको नाइटहुड कहते थे। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा त्याग दी गई। ये था रोलेट सत्याग्रह और फिर बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखिए जनता में बहुत भयंकर तरीके का आक्रोश था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में, ठीक है। और जनता के साथ कांग्रेस भी चाह रही थी कि हम इस प्रकार का नेशनल लेवल का आंदोलन करें, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो अब 2 घटनाएं एक साथ हो जाती है, एक तो खिलाफत आंदोलन और इसी के साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला दिया। तो ये जनरली थोड़ा समझ लीजिए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन अलग अलग नहीं चला था, ये साथ ही चले थे। खिलाफत आंदोलन ये जो 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जिसे खलीफा कहते हैं, उस पर एक संधि थोप दी थी, ठीक है, अपमानपूर्ण संधि थोप दी थी। भारत सहित विश्व भर के जितने भी मुसलमान थे खलीफा को अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे और खलीफा के अपमान को खुद का अपमान समझते थे, ठीक है। तो खलीफा को सत्ता से हटाना मुसलमानों ने अपना अपमान समझा। तो इसके विरोध में देखिए भारत में थे 2 अली भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया। खिलाफत आंदोलन का समय पूछा जाए तो 1919 से 1924 के बीच में ये हुआ था। भारतीय मुसलमानों की क्या मांगे थी, खलीफा का नियंत्रण बरकरार रखो, खलीफा को पर्याप्त क्षेत्र दो।
महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट क्यों किया? महात्मा गांधी और कांग्रेस ने इसको समर्थन दिया क्योंकि हिंदू मुसलमान एकता का मौका ये अच्छा था। बदले में मुसलमानों ने भी राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने का वादा किया। मुसलमानों ने भी वादा किया कि आप खिलाफत में अगर हमारा साथ देते हैं तो हम भी अब नेशनल लेवल के जो भी स्वतंत्रता के जो आंदोलन होंगे उसमें हम आपका साथ देंगे। तो गांधी जी को ये ठीक लगा कि साथ में अगर एकजुट होकर अगर आंदोलन किए जाएंगे तो शायद हमें आज़ादी जल्दी मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खिलाफत आंदोलन हुआ। अब देखिए फिर इसके साथ ही गांधी, अब खिलाफत कब हुआ? 1924 में। ठीक है, जैसे खिलाफत स्टार्ट हुआ वैसे गांधी जी ने भी 1 अगस्त 1919 को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई फ्रेंड्स? 1 अगस्त 1919 को। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने ये असहयोग आंदोलन। ओके, असहयोग खिलाफत आंदोलन के समर्थन में ही शुरू किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि असहयोग आंदोलन, ये जो खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट देने के लिए ही असहयोग स्टार्ट हुआ था। क्लियर? अब इस खिलाफत और असहयोग में क्या क्या हुआ? अहिंसा के संदेश का प्रसार किया। गांधी जी ने अली बंधुओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता का प्रसार किया। सरकार का असहयोग करने के लिए दौरे किए देश के। ठीक है, स्वदेशी का प्रचार किया गया। फिर उसके साथ में ब्रिटिश उपाधि और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया, जिससे 1920-22 में विदेशी कपड़े के आयात में भारत में काफ़ी कमी आई। चरखा एक महत्वपूर्ण घरेलू सामान बन गया। छात्र, मध्यम वर्ग, व्यवसायी, कृषक वर्ग, महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। तो देखिए, एक तो ये था, ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कहाँ हो रहा है? असहयोग आंदोलन में। ठीक है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन में। नोट देख लीजिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के 1 वर्ष बाद महात्मा गांधी तिलक स्वराज कोष की घोषणा की, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया था। अभी देखा हमने, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1919 को स्टार्ट हुआ था, तो इसके ठीक 1 वर्ष बाद महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज कोष की स्थापना की। ठीक है, ये फंड तिलक को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य था तिलक स्वराज कोष का कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए करीब 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएंगे भारतवासियों की मदद से। तो ये था तिलक स्वराज कोष। नेक्स्ट टॉपिक है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास कानूनी पेशा छोड़कर आंदोलन में शामिल हुए। असहयोग आंदोलन में सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, गोपबंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए किया गया। ठीक है, असमिया गीतों में कृष्ण की जगह अब किसका नाम आने लगा? गांधी राज का यशगान होने लगा। तो गांधी एक तरीके से राष्ट्र के नेता बन गए। अधिकतर जो लोग हैं उन्हें देवता के समान समझने लगे। वन गांवों में किसानों ने स्वराज्य का ऐलान कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज आने वाला है, अब उनके वन शुल्क और कर समाप्त हो जाएंगे। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से गांधी जी को जो मुक्ति का साधन मान रहे थे, मुक्ति का देवता मान रहे थे, है ना। अब असहयोग की समाप्ति क्यों होती है? देखो, असहयोग की स्टार्टिंग कब हुई? 1 अगस्त 1900, अभी हमने देखा 19 में। ठीक है, 1 अगस्त 1919 में असहयोग की स्टार्टिंग हुई। इसके ठीक 2 साल बाद में फरवरी 1922 में इसको वापस ले लिया गया। क्यों? यूपी के चोराचोरी नामक स्थान पर हिंसक भीड़ ने 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था, जिससे नाखुश होकर, नाराज होकर गांधी जी ने आंदोलन की समाप्ति कर दी, आंदोलन को वापस ले लिया। अब ये हो जाता है असहयोग आंदोलन समाप्त। ठीक है, मार्च 1922 में क्या हुआ? गांधी जी, फरवरी 1922 में तो असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। मार्च 1922 में गांधी जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 6 साल की सज़ा हो गई। अब देखो, असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिया गया, गांधी जी को सज़ा हो गई, लेकिन फिर भी असहयोग आंदोलन ने एक देशव्यापी जो है राष्ट्रवाद का उभार किया और साथ में ही जो महात्मा गांधी थे उनको जनता का महात्मा बना दिया। अब किस रूप में बना दिया? मतलब गांधी जी को लोग महात्मा समझने लगे। ठीक है, कैसे? गांधी जी वर्ग संघर्ष नहीं बल्कि वर्ग एकता में विश्वास करते थे। किसानों का मानना था कि वे जमींदारों के खिलाफ उनकी मदद करेंगे। संयुक्त प्रांत यूपी स्थित प्रतापगढ़ में किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को विरोध से रुकवा लिया था, खुद रुकवा लिया था विरोध करके, है ना। लेकिन फिर भी वे मानते थे कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की सहायता से ही मिली है। तो इस प्रकार गांधी जी एक तरीके से सबके मन में बस गए थे और वो गांधी जी के सिद्धांतों को लेकर लोग जो है जो गैर कानूनी चीज़ें थी उनका विरोध कर रहे थे। और एक देशव्यापी बहुत ही अच्छे नेता की छवि जो हमें स्वतंत्रता दिला सकता है, मुक्ति दिला सकता है, ऐसी छवि महात्मा गांधी की उभर कर आ गई थी।
एक पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। क्या है ये? इसके लिए आपको खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप उसके प्रति कोई दुर्भावना भी नहीं रखेंगे। जो आपको पीड़ा दे रहा है ना, जो दुख दे रहा है, उसके प्रति आप कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे। आपका बुरा करने वालों के साथ भी आप कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे। आप सहन करेंगे, खुशी खुशी सहन करेंगे। ये ही जो है पीड़ा है। इस पीड़ा के सिद्धांत का एक असहनीय रूप सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिखाई दिया, जहाँ पर लोग झुंड बनाकर गांधी जी के साथ चल रहे हैं और लाठीचार्ज हो रहा है, फायरिंग हो रही है ना, सिरों पर लाठीचार्ज हो रहा है, लोगों की हड्डियां तोड़ी जा रही है, लेकिन फिर भी वो बिना जो है आवाज़ किए धरती पे गिरते जा रहे हैं। तो इस प्रकार लोगों के मन में गांधी जी का ये जो पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत है, वो लोगों ने मन में बसाकर गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देखा कि किस प्रकार रोलेट एक्ट आ रहा है, रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह हो रहा है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में जो है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन होते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हुए और उसके बाद में जो गांधी जी है अरेस्ट हो गए और उनको 6 साल की सजा हो गई। तो यहाँ तक देखो असहयोग आंदोलन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा 1922 से 1929 की घटनाएं क्या रही और आगे 1947 तक की जो पूरी घटनाएं हैं। ये टॉपिक है आपके एनसीईआरटी 8th क्लास हिस्ट्री लास्ट चैप्टर में, आप देख लीजिएगा। यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इस आधे लेसन को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज के हमने चैप्टर में क्या क्या देखा ये रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि भारत पर अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ, प्रशासनिक संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा कर लिया, किसान आदिवासी महिलाएं जो जाति व्यवस्था किस प्रकार अंग्रेजों के कारण इफेक्ट कर रही है। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये भारत हमारा है और इस पर कोई विदेशी व्यक्ति शासन नहीं कर सकता। तो ऐसे करके राष्ट्रवाद का उदय होता है, लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम और मुखर होता है और कुछ संस्थाएं बनती हैं जिन्होंने देश प्रेम को और बढ़ाया, लोगों में जागृति फैलाई। उसके बाद में भारतीयों में बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया, आर्म्स एक्ट आ गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया और इल्बर्ट बिल आ गया। और इल्बर्ट बिल में तो अंग्रेज़ों का ही अंग्रेज़ों से विरोध हो गया और इन्होंने बिल ही वापस करवा दिया। ये जनता ने जब देखा तो जनता में भी थोड़ी प्रेरणा मिली कि जो हम भी हमारे साथ जो हो रहा है अन्याय उसको रुकवा सकते हैं। ठीक है, फिर इस प्रकार से जब राष्ट्रवादी उभार आता है देश प्रेम का, तो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, 72 प्रतिनिधि थे स्टार्टिंग में। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुला तेजाब संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हो जाती है। ये मुख्य इसके सदस्य थे। यहाँ पर जो है आर्थिक जो सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था अपनी किताब में, ए.ओ. ह्यूम इसके जो है अध्यक्ष थे। फिर कांग्रेस नए राष्ट्र की ओर, नए राष्ट्र के निर्माण की ओर चल पड़ती है। ये मांग करती है कि प्रशासन में भारतीयों को लो, भारतीयकरण की मांग करती है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करो, है ना, आर्म्स एक्ट को निरस्त करो, इस प्रकार से इनके टैक्स को कम करो। और फिर बाद में कांग्रेस का ही 2 धड़ों में विभाजन हो जाता है, एक तो नरम दल, एक गरम दल। तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे, है ना, ये क्रांति में विश्वास करते थे और ये याचिकाओं में और शांतिपूर्ण धरनों में विश्वास करते थे, उदारवादी या मध्यम वर्गीय। फिर आगे हमने देखा कि जो बंग भंग हो जाता है 1905 में, है ना, तो 1905 में बंग भंग होने से मुसलमान बंग भंग का सपोर्ट कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने अच्छा किया है, और हिंदू और कांग्रेस जो है उसका विरोध कर रहे हैं। और फिर मुसलमानों में जो है फूट का बीज यहाँ से आ जाता है बंग भंग से, और 1906 में इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करके 1909 में अपने निर्वाचन क्षेत्र घोषित करवा लिए, है ना, गवर्नमेंट से। फिर कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में और 1915 में जाकर कांग्रेस वापस एक हो गई। जब कांग्रेस एक हो गई तो मुस्लिम लीग को भी साथ लेकर आई और इसके बीच में क्या हुआ, लखनऊ समझौता हुआ। फिर जन राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार होता है, धीरे धीरे लोग अपनी हितों को समझने लग जाते हैं, विदेशी जो ये ब्रिटिश शासन है उसका विरोध करने लग जाते हैं, है ना। और फिर जब लास्ट में 1917 में रूस में क्रांति हुई और वहाँ पर जब किसान और मजदूरों की जीत हुई, तब भारतीय किसान और मजदूरों को भी लगा कि हम भी ब्रिटिश शासन को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, अपने हक की मांग कर सकते हैं। फिर कोइंसिडेंटली 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं और यहाँ पर चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में जो मिल मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके टैक्स से उनको रियायत दिलवाते हैं। तो लोगों में महात्मा गांधी महात्मा बन जाते हैं, एक हीरो बन जाते हैं और लोगों को बहुत राहत मिलती है टैक्स वगैरह से। उसके बाद में महात्मा गांधी की लीडरशिप शुरू होती है भारत में और 1919 से 1922 तक के आंदोलन में देखा कि 1919 में रोलेट एक्ट आ रहा है,
रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा है क्योंकि बिना कारण गिरफ्तारी का एक तरीके से वारंटी था रोलेट एक्ट, तो रोलेट सत्याग्रह होता है, इसका विरोध किया जाता है। और फिर बाद में रोलेट एक्ट क्या था, पहला अखिल भारतीय संघर्ष माना जाता है रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह का विरोध करने के लिए ही जलियांवाला बाग हुआ था। जलियांवाला बाग में मीटिंग की गई थी और वहाँ पर गांधी जी उस मीटिंग को लीडिंग करने के लिए जा रहे थे और बीच में ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो ये रोलेट एक्ट और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके विरोध में जो है जनता में एक गुबार भरा हुआ था ब्रिटिश शासन के विरोध का, और वो गुबार निकला खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन इन्होंने अपने खलीफा को रीपोस्ट करने के लिए शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत से स्टार्ट किया था। 1919-1924 तक चला था ये। और खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट के लिए इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने, ताकि एकजुट होकर हमारी भाई इनका भी हो जाएगा, इनकी भी मांग मान ली जाएगी, तो हमारे देश के सपोर्टिव जो बातें हैं वो हम भी मनवा लेंगे असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो स्वतंत्रता संबंधी भी हमारी इसमें सपोर्ट हो जाएगा। तो हिंदू मुसलमानों को साथ लाकर यहाँ गांधी जी ने खड़ा कर दिया था असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन के जरिए। फिर ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1919 को स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी इसकी प्रक्रिया देखी कितने भयंकर तरीके से ये स्टार्ट हुआ था। और जो है आप कमेंट करके बताइएगा कि तिलक स्वराज कोष की स्थापना किस आंदोलन में की गई, ठीक है। तिलक स्वराज कोष की स्थापना किस आंदोलन में की गई, अभी आपने पढ़ाई है, रिसेंटली याद होगा, ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर वीडियो में दिए गए नोट्स समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। आप यकीन मानिए जो स्वतंत्रता संबंधी जो आंदोलन है उनको अलग अलग पढ़ने के बजाय अगर ऐसे रेगुलर 1 बाय 1 पढ़ें तो ये ज़्यादा इजी समझ में आ जाता है। तो आप 1-2 बार इसको रीड कीजिएगा, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1919 को हो जाती है, तो फिर उसकी समाप्ति हो रही है फरवरी 1922 में। यहाँ गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं, 6 साल की सज़ा हो जाती है। गांधी जी एक महात्मा के रूप में उभर कर आते हैं देश में, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभर कर लोगों के सामने आते हैं, एक अच्छी छवि बन जाती है उनकी, लोग करने मरने को तैयार हो जाते हैं उनके एक आह्वान के लिए। इस प्रकार के नेता हो जाते हैं गांधी जी। अब 1922 से 1929 की घटनाएं, एटलीस्ट 1947 तक की आज़ादी तक की घटनाएं हम पार्ट 2 में देखेंगे। ये पार्ट 1 है, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।